हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण रीति रिवाजों के बारे में। रीति रिवाजों में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उनके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपने प्रश्न को। देखो, पहला प्रश्न है हमारा, संथारा प्रथा किस धर्म में प्रचलित है? संथारा प्रथा किस धर्म में प्रचलित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म या इनमें से कोई नहीं? जो संथारा प्रथा है, कौन सी प्रथा? संथारा प्रथा, वो किस धर्म में प्रचलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जैन धर्म में। जैन धर्म में क्या संथारा प्रथा प्रचलित है? देखो, संथारा प्रथा, संथारा प्रथा को सल्लेखना प्रथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्लेखना, सल्लेखना प्रथा। और इस प्रथा में क्या होता है? इस प्रथा में होता है अन्न जल को त्याग कर, अन्न जल को त्याग कर क्या हुआ, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। यानी कि इस प्रथा में ये होता है कि कोई व्यक्ति अन्न जल को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर त्याग देता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है अन्न जल त्यागने से। समझ गए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सर्वाधिक किस में प्रचलित है? ये जैन धर्म में प्रचलित है। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा कितने प्रकार की है? सती प्रथा कितने प्रकार की है? 3, 6, 2 या 1? जो हमारी सती प्रथा है वो 3 प्रकार की है। कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है वो? अनुमरण, पहला लिखो अनुमरण, अनुमरण। दूसरा है सहमरण, सहमरण। और इसको सहगमन भी कहते हैं, सहगमन। समझ गए? और तीसरा है माँ सती, माँ सती। समझ गए? अनुमरण, अनुमरण का अर्थ होता है किसी पत्नी का जो पति है उसका जो देहांत हो जाता है, उसके देहांत होने के पश्चात उसकी किसी निशानी के साथ जो पत्नी जो सती होती है उसे क्या कहते हैं? अनुमरण कहते हैं। सहमरण का अर्थ होता है कि पति पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी अपने पति के साथ ही क्या होती है? सती होती है, उसको कहते हैं सहमरण या सहगमन। और माँ सती, माँ सती का अर्थ होता है कि पुत्र पुत्र की मृत्यु के पश्चात अगर माँ उस पुत्र के साथ सती होती है उसको क्या कहते हैं? माँ सती कहते हैं। तो दोस्तों सती कितने प्रकार की होती है? सती 3 प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? यानी कि राजस्थान में जो सती प्रथा है उसका प्रमाण यानी कि उसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? एरन अभिलेख, गठियाला अभिलेख, नासिक अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारी जो सती प्रथा का जो प्रमाण है वो हमारे गठियाला अभिलेख में मिलता है। गठियाला अभिलेख आगा जोधपुर का, जोधपुर का जो गठियाला अभिलेख है उसमें सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं, यानी सती प्रथा के बारे में हमको इसमें जानकारी मिलती है। समझ गए दोस्तों? और ये जो गठियाला अभिलेख है इसमें 1861 के अंदर, 1861 ईस्वी के अंदर जो रेणुका की मृत्यु पर उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? रेणुका की पत्नी संपला या संपल देवी क्या हुई थी? सती हुई थी। समझ गए? यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती का वो यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा का जो प्रमाण है वो हमारे गठियाला अभिलेख में मिलता है, जो कि कब का है? 861 ईस्वी का है, जो कहा गया जोधपुर का है। समझ गए? इसमें रेणुका की पत्नी कौन? संपल, संपल देवी क्या होती है? सती हुई थी। किसके साथ? रेणुका के साथ। समझ गए? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में सती प्रथा को सर्वप्रथम बंद किस रियासत ने किया? यानी कि राजस्थान में जो सती प्रथा है उसको सर्वप्रथम बंद किस रियासत ने किया? जयपुर, बीकानेर, मेवाड़ या बूंदी? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, बूंदी। जो बूंदी के विष्णु सिंह है, कौन? बूंदी के विष्णु सिंह, उन्होंने 1822 में इस प्रथा को क्या हुआ? बंद कर दिया था। इस प्रथा पर सर्वप्रथम बंद किया था, इस प्रथा को सर्वप्रथम बंद किया था। समझ गए? किसने? विष्णु सिंह ने, जो क्या थे? बूंदी के शासक थे। समझ गए? 1822 ईस्वी में इन्होंने प्रयास किया था क्या? सती प्रथा रोकने के लिए, यानी बंद किया था। समझ गए? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सती प्रथा को किस धारा के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है? यानी कि सती प्रथा को किस धारा के तहत गैर कानूनी माना गया है? धारा 370, धारा 26, धारा 17 या धारा 315?
यानी कि जो सती प्रथा है उसको गैर कानूनी माना गया है धारा 17 के तहत। किसके तहत? धारा 17 के तहत। ये लागू कब हुआ? ये होता है 1829 ईस्वी को। कब? 1829 ईस्वी को। समझ गए? यानी कि अगर किसी महिला को सती किया जाता है उन व्यक्तियों पर धारा 370 लगेगी। समझ गए? धारा 370 लगेंगे। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में प्रथम जल जोहर कब हुआ? यानी कि राजस्थान में पहली बार जल जोहर कब हुआ? देखो 1303 में, 1301 में, 1534 में, 1622 में। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम जल जोहर हुआ था वो 1301 में हुआ था। कब हुआ था? 1301 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था हमीर देव की पत्नी रंगा या रंग कंवर के नेतृत्व में हुआ था। समझ गए? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस तिथि को होता है? यानी कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो बाल विवाह होता है वो किस तिथि को होता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र पूर्णिमा को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, या वैशाख शुक्ल एकम को? तो दोस्तों हमारे जो राजस्थान में जो बाल विवाह है वो सर्वाधिक हमारे चैत्र शुक्ल तृतीया को होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को, जिसको हम आखा तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज। आखा तीज। इस समय अधिकतर बाल विवाह होते हैं। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मानव व्यापार प्रथा को सर्वप्रथम कहाँ पर बंद किया गया था? यानी कि राजस्थान के अंदर जो मानव व्यापार प्रथा है, मानव व्यापार प्रथा यानी कि मानवों को बेचना, वो सर्वप्रथम कहाँ पर बंद हुई थी? कोटा, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़। तो दोस्तों जो मानव व्यापार प्रथा है वो सर्वप्रथम कोटा के अंदर बंद हुई थी। कहाँ हुई थी? कोटा के अंदर। समझ गए दोस्तों? और इस कोटा के अंदर बंद कब हुई थी? ये हुई थी 1831 में। 1831 ईस्वी में ये प्रथा बंद हुई थी। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उपनयन संस्कार का सबसे उत्तम दिन कौन सा है? देखो उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार ये ब्राह्मण समाज में अधिक होता है। समझ गए? इसका जो उत्तम दिन है यानी जनेऊ पहनने का जो उत्तम दिन है वो कौन सा है? रक्षाबंधन, दिवाली, मकर संक्रांति या होली? तो दोस्तों जो जनेऊ पहनने का अच्छा दिन है वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन जनेऊ पहना जाता है। रक्षाबंधन कब आती है हमारी? वो आती है श्रावण पूर्णिमा को। कब? श्रावण पूर्णिमा। समझ गए? यानी कि श्रावण पूर्णिमा को जनेऊ धारण किया जाता है। समझ गए? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, छठ पूजा का संबंध किस रिवाज से है? यानी कि जो छठ पूजा होती है उसका संबंध किस रिवाज से माना जाता है? वैवाहिक की रस्में, मृत्यु की रस्में, जन्म की रस्में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो छठ पूजा का जो संबंध है वो हमारे जन्म से माना जाता है। जन्म की जो रीति रिवाज है उनसे माना जाता है। छठ पूजा के दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। समझ गए? उस समय सूर्य भगवान से अपने बच्चों के लिए क्या मानते हैं? उनकी उच्च आयु मांगते हैं। समझ गए? उनकी उच्च आयु मांगते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, जड़ूला एक प्रमुख है, इसे कहते हैं। जड़ूला एक प्रमुख है, क्या है जड़ूला? चूड़ाक्रम है, नामकरण है, पुंसवन है, जातक्रम है? तो दोस्तों ये जड़ूला है वो हमारे जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जन्म के जो रीति रिवाज है उससे संबंधित है। तो जड़ूला है चूड़ाक्रम यानी जड़ूला के समय क्या होता है? अपने जो कुल देवता है, कुल देवी है, उनके यहाँ पर दर्शन कराते हैं, यानी कि उनके यहाँ पर धोख दिलाते हैं। समझ गए? तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुओं की सामाजिक एवं आर्थिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? यानी कि हिंदुओं की जो सामाजिक और आर्थिक संस्कृति है उसमें कितने रीति रिवाज है? 4, 18, 16 या 22? तो दोस्तों हिंदुओं की जो रीति रिवाज है उसमें 16 संस्कार है। कितने? 16 संस्कार। मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। पहला है गर्भावधान। दूसरा है पुंसवन।
तीसरा है सीमेंटोनियन, तीसरा क्या है सीमेंटोनियन, सीमेंटोनियन, समझ गए। चौथा है जातक्रम, चौथा क्या है जातक्रम। पांच है नामकरण, पांच है नामकरण। छठा है हमारा निष्करण, छठा क्या है हमारा निष्करण। सात है हमारा अन्नप्राशन, सातवा क्या है अन्नु यानी अन्नु क्या, सात है हमारा अन्नप्राशन, अन्नप्राशन। आठ है हमारा चूड़ाक्रम, आठ है क्या है चूड़ाक्रम। नौवा है हमारा करणबोध, करणबोध। दस है हमारा विद्यारंभ, दस है क्या है विद्यारंभ। ग्यारहवा है हमारा उपनयन, ग्यारहवा क्या है उपनयन। बारहवा है हमारा वेदारंभ, बारहवा क्या है वेदारंभ। तेरहवा है हमारा केशांत, तेरहवा क्या है केशांत। चौदहवा है हमारा समावर्तक, समावर्तन, समावर्तन। और हमारा जो 15वां है वह पानी ग्रहण, 15वां क्या है पानी ग्रहण। और 16वां है हमारा अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि यानी ये मृत्यु की रस्म है, समझ गए। तो दोस्तों ये हमारे 16 संस्कार है, आपको लिखा दिए, ये आप इन्हें याद कर लीजिए, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मृत्यु से पहले ही मृत्यु भोज देना क्या कहलाता है। यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पहले ही जो उसे मृत्यु भोज दे देते हैं समाज को, वो क्या कहलाता है। मोसर, ओसर, कांधिया, कांधिया, डिचो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसर। ओसर को क्या कहते हैं, ओसर को जोसर भी कहते हैं, ओसर को जोसर भी कहते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के पहले जो मृत्यु भोज दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, ओसन या जोसर, समझ गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, राजपूत शासक जिसने कन्यावध रोकने का प्रथम प्रयास किया। यानी कि कौन सा राजपूत शासक था जिसने कन्यावध रोकने के लिए प्रथम प्रयास किया था। राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, सुरजन सिंह, संजय सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। किन्होंने, राम सिंह द्वितीय। ये कहाँ के थे, ये कोटा के शासक थे, कहाँ के थे, कोटा के शासक थे। इन्होंने 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में कन्यावध रोकने के लिए प्रथम प्रयास किया था, समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर किसी नए घर का जो उद्घाटन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, नांगल, पाणी ग्रहण, दसोठन या बढ़ार। तो दोस्तों जो हमारा नया घर बनता है हम उसका जो उद्घाटन करते हैं उस समय जो रस्म होती है उसको कहते हैं नांगल। क्या कहते हैं, नांगल, समझ गए। इस समय हवन यहाँ कराया जाता है उसको क्या नांगल कहते हैं, उद्घाटन किया जाता है उस समय घर का। तो दोस्तों इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने रीति रिवाजों के बारे में बात कर ली है, रीति रिवाजों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी है उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों आपको जरूर कमेंट करके ये बताना है कि आपको इन प्रश्नों में से कौन कौन से प्रश्न सही हुए थे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।